चलिए हमारे पास अध्याय 8 है विद्युत चुंबकीय तरंगें। और इस अध्याय के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं परीक्षा के लिए ज़रूरी हैं उन पर हम बात करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। इसमें है निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर जो ध्वनि तरंग है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में अधिक आवृत्ति वाली तरंग है। तो यहाँ पर सर्वाधिक आवृत्ति वाली जो तरंग है वो है गामा किरणें। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंग है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इनमें से जो ऑप्शन है उसमें है रेडियो तरंगें। दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है, इसमें ये तरंग दैर्ध्य की कोटि पूछा है और यहाँ पर है 10 की घात -8 मीटर। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये वाला प्रश्न देखते हैं, दृश्य प्रकाश के आवृत्ति की कोटि होती है। तो आवृत्ति की कोटि होती है 10 की घात 14 हर्ट्ज। फिर है प्रश्न 6, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो ये सूत्र होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है यदि चुंबकीय क्षेत्र x अक्ष तथा विद्युत क्षेत्र y अक्ष की ओर हो तो तरंग संचरण होगा। तो हम लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों में एक तरफ जो है विद्युत क्षेत्र होता है, एक तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है और एक तरफ जो है तरंग संचरण होता है। तो यदि इसको हम मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र है, इसको मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कहाँ दिया है y में और चुंबकीय क्षेत्र दिया है x में। तो जो z बचा है वो होगा तरंग संचरण। तो यहाँ पर ये नहीं समझना है कि हमेशा ये जेड ही होता है। किसी एक अक्ष में एक्स लिख सकते हैं, दूसरे में वाई लिख सकते हैं, तीसरे में जेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र जो है वाई में दिया है, चुंबकीय क्षेत्र एक्स में दिया है, जो तरंग का संचरण होगा वो जेड अक्ष की ओर होगा, तीसरे अक्ष की ओर। फिर अगला प्रश्न है ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। फिर यहाँ इस प्रश्न को देखते हैं, कोहरे में सिग्नलों को भेजने में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन में है अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणों का उपयोग कोहरों में सिग्नलों को भेजने में किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है अवरक्त किरणों के कारण होता है। इनको उष्मीय किरणें भी कहते हैं क्योंकि ये ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ ऊष्मीय किरणें भी आप इसको लिख सकते हैं। यदि ऑप्शन में ऊष्मीय किरणें दिया हो तब आपको लिखना है, वैसे तो जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से ही आपको चलना है। इसके बाद 17वां प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वे त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती हैं। कैसे आवेशों से? त्वरित। तो यहाँ त्वरित भी लिख सकते हैं, गतिमान आवेश भी लिख सकते हैं, दोलनीय आवेश भी होता है। तो यहाँ त्वरित आवेश है, तो यहाँ त्वरित आवेश आपको समझना है। फिर यहाँ पर विकल्प का प्रश्न है तरंग सदिश या तरंग संख्या को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर तरंग संख्या का जो सूत्र है ये बी नंबर में है 2π/λ। तो यहाँ जो लैम्डा है ये तरंग दैर्ध्य है। इसके बाद हम अगले प्रश्न को समझेंगे। यहाँ समझ लेते हैं 20वां प्रश्न है किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति का सूत्र होता है न्यू बराबर c/λ। c का मतलब होता है वायु में प्रकाश की चाल और इसका मान होता है 3 × 10⁸। फिर यहाँ लेमडा का मतलब तरंग दैर्ध्य है, तो ये 5000 लिखा है तो 5000। फिर इसके साथ एंगस्ट्रॉम लिखा है
एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10। अब एक काम करते हैं, इसमें 5 के बाद 3 शून्य हैं, तो 8 से 4 शून्य इसको दे देते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ की घात 8 थी, तो अब हम 10 की घात क्या लिख दिए 4। और यहाँ 10 की घात -10 है, तो -10 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +10। अब यहाँ से शून्य शून्य आप इस तरह से काटते जाएंगे, इस तरह से, तो 5 छक्का 30 हो गया 6, और 10 की घात 4 धन 10 बराबर क्या हो गया 14 हर्ट्ज। मतलब यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ये हमारे पास है डी नंबर का 6 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। यहाँ पर दो ये ऑप्शन ये सेम सेम हो गए हैं, पर ऐसे परीक्षा में नहीं आएगा, यहाँ आपको समझ लेना है। अब चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें खाली स्थान तरंगें होती हैं। ये कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो यहाँ पर हमको अनुप्रस्थ भरना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ देखते हैं, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। तो इसका मान होता है निर्वात में तरंगों का वेग 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर है प्रश्न, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खाली स्थान किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है अवरक्त किरणों का। फिर हम इसके छठवें प्रश्न को देखते हैं। विस्थापन धारा खाली स्थान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ सही उत्तर है विद्युत क्षेत्र। तो विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद हम यहाँ पर सातवां प्रश्न देखते हैं। किसी संधारित्र में स्थायी धारा प्रवाहित करने पर विस्थापन धारा का मान खाली स्थान होता है। यदि संधारित्र में धारा का मान स्थायी हो जाता है, तब वहां पर विस्थापन धारा का मान शून्य होता है। फिर है प्रश्न, रडार प्रणाली में खाली स्थान तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सूक्ष्म तरंगें भरना है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। फिर ये प्रश्न देखते हैं, 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगें खाली स्थान तरंगें कहलाती हैं। तो ये सूक्ष्म तरंगें कहलाती हैं। फिर है, एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र और खाली स्थान दोनों उत्पन्न करता है। तो यहाँ एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। फिर ये 15वां प्रश्न है और इस प्रश्न को देखते हैं। जीवाणुनाशक के रूप में खाली स्थान तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर यहाँ एक विकल्प का प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के रंग उसकी खाली स्थान पर निर्भर करती हैं। तो दृश्य प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंगों के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। फिर यहाँ प्रश्न है, दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की परास खाली स्थान नैनोमीटर से खाली स्थान नैनोमीटर तक होती है। तो ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, आप उल्टा भी लिख सकते हैं 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। इसके बाद यहाँ 21वां नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें खाली स्थान का स्थानांतरण करती हैं। ये ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। वैसे कोई भी तरंग होगी वो ऊर्जा का ही स्थानांतरण करती है। फिर चलिए ये 24 वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। आवेशों के प्रवाह के कारण चालकों द्वारा वहन की जाने वाली धारा को खाली स्थान धारा कहते हैं। ये चालन धारा कहला गई। यदि चालकों में जो धारा बहती है उस धारा को हम क्या कहेंगे? चालन धारा। इस चैप्टर से अधिकतर जो हैं विकल्प वाले प्रश्न, खाली स्थान वाले प्रश्न ही आएंगे। छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, बड़े प्रश्न आने की संभावना कम है।
यदि आपको इसका पूरा क्वेश्चन चाहिए, नोट्स चाहिए, टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, तो आप एलके फिजिक्स को डाउनलोड कर लीजिए और एलके फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे वीडियो मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। सही जोड़ी बनाइए और इसमें हम इसके आविष्कारक की बात करेंगे। तो जो रेडियो तरंग है, तो रेडियो तरंग को खोजने वाले हैं ये मार्कोनी। इसके बाद यहाँ पर है पराबैंगनी। तो पराबैंगनी किरणों के जो खोज करता है, आविष्कारक हैं, वो हैं रिटर। इसके बाद है यहाँ पर अवरक्त किरणें। तो अवरक्त किरणों के हैं ये विलियम हर्शेल। इसके बाद यहाँ पर है सूक्ष्म तरंगें। तो सूक्ष्म तरंगों के जो आविष्कारक हैं वो हैं हर्ट्ज। इसके बाद है गामा किरणें। तो गामा किरणों के जो आविष्कारक हैं वो हैं बेकुरल। फिर है दृश्य किरणें। तो दृश्य किरणों के आविष्कारक कौन हैं? न्यूटन। और एक्स किरणों के आविष्कारक हैं रोंटगन। तो इसको जरूर पढ़िएगा, पिछले वर्ष इस चैप्टर से जोड़ी ही आई थी। इसके बाद यहाँ पर अगली जोड़ी हम देखते हैं, सही जोड़ी मिलाना है और इसमें हम कुछ किरणों के उपयोग लिखे हैं। तो उपयोग से किरणों की जोड़ी मिलाना है। तो देखिए, रेडियो तरंगें हैं। तो रेडियो तरंगों का जो उपयोग है, जो यहाँ पर दिया है, उसके हिसाब से हम चलेंगे तो ये टीवी संचार में किया जाता है। फिर है ये पराबैंगनी किरणें। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका उपयोग जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। फिर यहाँ पर है अवरक्त किरणें। चूंकि ये गर्म किरणें होती हैं, गर्मी उत्पन्न करती हैं, उष्मी किरणें होती हैं, तो ये रोगियों के सिकाई में प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सूक्ष्म तरंगें हैं, तो ये रडार में प्रयोग की जाती हैं। रडार प्रणाली जो है वायुयान के संचालन में प्रयोग होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर गामा किरणें हैं। तो गामा किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसके बाद यहाँ जो दृश्य किरणें हैं, इसका उपयोग देखने में किया जाता है। और जो एक्स किरणें हैं, जानते होंगे आप, एक्सरे करवाने जाते हैं, ये चिकित्सकीय जांच में की जाती है। अब यहाँ ये एक वाक्य प्रश्न है और आपको ये भी समझना है कि ये किसी भी फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। ऐसा जरूरी नहीं है कि जोड़ी वाला जो है विकल्प में न आए, विकल्प वाला खाली स्थान में न आए। ये एक एक नंबर वाले प्रश्न किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है सत्य सत्य में ही पूछ दे। तो चलिए, यहाँ पर प्रश्न है दृश्य तरंगों की परास लिखिए। तो ये होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, फिंगरप्रिंट की जांच के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सही उत्तर है पराबैंगनी किरणों का। फिर यहाँ पर 7वें प्रश्न में हम चलते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम एवं 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य की तरंगों का निर्वात में वेगों का अनुपात क्या होगा? तो कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उनके वेग समान होते हैं। जैसे 4000 की तरंग दैर्ध्य है, 4000 एंगस्ट्रॉम की, तो उसका वेग होगा निर्वात में 3 × 10⁸। यदि ये 5000 एंगस्ट्रॉन की है तो इसका भी जो वेग होगा वो बराबर होगा 3 × 10⁸। दोनों का वेग समान है। तो यदि मैं इनका अनुपात निकालूं तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। तो यहाँ पर आंसर क्या है? अनुपात कितना होगा? 1, या 1:1 भी लिख सकते हैं आप, ऐसा करके भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? समान होता है। फिर यहाँ प्रश्न है 8वां, टीवी रिमोट में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अवरक्त तरंगों का। फिर यहाँ प्रश्न है 9वां प्रश्न, देखते हैं, टीवी तरंगों की आवृत्ति परास क्या होती है? तो ये 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर के
890 मेगाहर्ट्ज तक के टीवी तरंगों की आवृत्ति की परास होती है। फिर यहाँ 12वां प्रश्न है, सूक्ष्म तरंगों के परास की कोटि क्या है? तो ये गीगाहर्ट्ज होती है। गीगा का मतलब 10 की घात 9 हर्ट्ज होती है। फिर इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। प्रश्न है, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होती है? तो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए सबकी चाल, प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुणे 10 की घात 8 होती है। ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए निर्वात में एक समान होती है। अब चलिए इस चैप्टर से जो 2 अंक के संभावित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। इन सभी प्रश्नों को एक बार आप नोट कर लीजिएगा, लिख के देखिएगा। एक एक नंबर के प्रश्न तो आप वैसे पढ़ लेंगे, लेकिन 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के प्रश्नों को आपको लिख के देखना है। यहाँ प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वर्ण क्रम की तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता है उसको हम तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली होती है गामा किरणें, उससे थोड़ा अधिक होती हैं एक्स किरणें, फिर उसके बाद होती हैं पराबैंगनी किरणें, फिर उसके बाद होती हैं दृश्य प्रकाश किरणें, फिर अवरक्त किरणें और या सूक्ष्म तरंगें, और यहाँ पर रेडियो तरंगें। इस तरह से 7 तरंगें हैं। ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखा है और आवृत्ति के घटते क्रम में, ये भी आपको समझना है। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न 2 नंबर में आ जाता है। तो वे तरंगें जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से मिलकर बनी होती हैं। ये दोलन परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। यदि मैं चित्र में बात करूं तो इस तरह से हम 3 अक्ष बना लेंगे। एक x है, एक y है और एक z है। कहीं भी x y z लिख सकते हैं। तो एक में रहेगा विद्युत क्षेत्र, एक में रहेगा चुंबकीय क्षेत्र और एक तरफ रहेगी तरंग। ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से बनी होती हैं। ये दोलन परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। इस तरह से इस चित्र को देख करके आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद फिर हम अगले प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न है, यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का सूत्र है लैम्ब्डा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। तो यहाँ सी का मान फिक्स है, परीक्षा में न दिया रहेगा, प्रश्न में 3 गुणे 10 की घात 8। न्यू का मतलब आवृत्ति है तो ये लिखा है 30। ये मेगा का मतलब 10 की घात 6 होता है, तो 30 गुणे 10 की घात 6 हो गया। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये 8 है ना ऊपर, इससे 2 शून्य इसको दे दिए, ये 300 बना दिए। तो 2 शून्य देंगे तो 10 की घात ये क्या हो जाएगा? 6। नीचे भी 10 की घात 6 है, ऊपर जाके हो जाएगी -6। इसको काट देंगे तो ये 3 दाहम 10 हो जाएगा। अब ये 6 -6 करेंगे तो 10 की घात 0 होगा। किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करके आपको देखना है। फिर हमारे पास अगला प्रश्न है, ये चौथा नंबर का प्रश्न, इसको समझते और देखते हैं। ये प्रश्न है, निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम बी नॉट बराबर 510 एन टी माने नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं जो सूत्र होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल का विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र के हिसाब से, तो C बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट हो। अब हमको ई नॉट निकालना है तो बी नॉट का पक्षांतर कर देंगे तो ई नॉट बराबर हो जाएगा सी बी नॉट। अब इसका मान रखते हैं, C का मान कितना होता है? 3 गुणे 10 की घात 8 और बी नॉट का मान ये दिया है 510 और ये नैनो लिखा है। नैनो का मतलब 10 की घात -9 है। ऊपर चाहें तो थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, C बराबर 3 गुणे
10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और जो हमको दूसरा मान है बी नॉट, ये है 510 एन टी नैनो टेस्ला, और इसको लिखेंगे तो 510 गुणे 10 की घात -9 टेस्ला। इस तरह से यहाँ पर इसका मान हो जाएगा। इस मान को यहाँ रख देंगे। रखने के बाद हल करके देखते हैं। यदि हम 3 का गुणा इसमें कर दें, 510 में 3 का गुणा तो 1530 हो जाएगा। अब ये 10 की घात 8 है, ये 10 की घात -9 है। 8 में -9 घटाएंगे तो 10 की घात -1। -1 का मतलब ये 1530, और बटे में कितना हो जाएगा 10, शून्य शून्य काट देंगे तो ये हो जाएगा 153 न्यूटन पर कूलाम। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, विस्थापन धारा किसे कहते हैं? तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण निर्वात में उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो यदि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है और वहाँ पर कोई निर्वात वाला भाग है, उस भाग में कोई धारा उत्पन्न होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन धारा। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, ये भी अक्सर आता रहता है। प्रश्न है, ओजोन परत किसे कहते हैं? इसका महत्व लिखिए। तो समताप मंडल में 30 से 50 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर स्थित जीव जंतुओं की त्वचा कैंसर एवं आनुवांशिक परिवर्तन से रक्षा हो जाती है। क्योंकि जो परावैंगनी किरणें होती हैं वो त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं और आनुवांशिक परिवर्तन करती हैं। तो ये ऊपर अवशोषित हो जाती है, तो इससे ये दोनों चीज़ें सुरक्षित हो जाती हैं, ये इसका महत्व है। अब चलिए यहाँ 3-4 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो प्रश्न है बड़ा सा इसमें से आ सकता है, तो यहाँ है ये, विद्युत चुम्बकीय तरंगें किसे कहते हैं? इनके गुण लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें देखते हैं, वे तरंगें जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलनों से मिलकर बनी होती हैं तथा तरंग संचरण की दिशा इन दोनों दोलनों के लंबवत होती है, उसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ऊपर ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इनके दोलन परस्पर एक दूसरे के कैसे हैं? लंबवत हैं। तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत है, तो इसे हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। इस तरह से आप चित्र देख के भी परिभाषा बना सकते हैं। अब इसके गुण की बात करते हैं। आपको तो 3-4 गुण ही लिखना है, पर इसमें बहुत सारे गुण हैं। कुछ गुणों को मैं पढ़ देता हूँ। ये त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये तरंगें ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं। इन तरंगों में रेखीय संवेग होता है। ये तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। इन तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। ये विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती हैं। विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन समान कला में होते हैं। ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, अर्थात तरंग संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से यहाँ पर हमको इसका चुनना है उत्तर। तो ये 10 पॉइंट में कोई 3-4 पॉइंट आप याद कर लेंगे। इस चैप्टर को तैयार करने के लिए आप यदि इस टेबल को पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर बड़ी आसानी से आपसे बन जाएगा। तो चलिए, यहाँ किरणों का नाम लिखा है, तरंग दैर्ध्य की परास है, इसमें स्रोत और उत्पादन लिखा है, संसूचन और ये उपयोग है। तो पहला है गामा किरणें, खोज किसने की? बेकुरल ने की। इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है 10 की घात -3 नैनोमीटर से कम होती है। ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये नाभिकों का रेडियो एक्टिव क्षय होता है तब उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर संसूचन आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान देना है कि ये किस काम में आती हैं। तो ये कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के काम आती हैं। इसके बाद यहाँ यक्स किरणें हैं, इसकी खोज किसने की? रोंटगन ने। इनका मान 1 नैनोमीटर से 10 की घात -3 नैनोमीटर तक होता है।
और इनका उत्पादन एक्स किरण नलिका होती है उससे हो सकता है या आंतरिक सेलों के इलेक्ट्रॉनों से होता है। अब इसका उपयोग क्या है? चिकित्सकीय जांचों में, कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज में। आपको मेन ये समझना है, चिकित्सीय जांचों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं यूवी किरण। इसकी खोज किसने की? रिटर ने की। इसकी तरंग दैर्ध्य का परास 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होता है। ये कैसे उत्पन्न होती हैं? परमाणु के आंतरिक सेलों से इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण। ये अंदर से, माने अंदर की ऊर्जा स्तर से बाहर की ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, तब ये बनती है। इसका उपयोग जो है जल के शुद्धिकरण में होता है, कीटाणुओं को नष्ट करने में होता है और लासिक द्वारा नेत्र की शल्य चिकित्सा में भी होता है। ये टेबल आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, इससे बाकी सारे क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है, जो ये टेबल का अगली किरण है दृश्य किरण है। इनको खोजने वाले कौन थे? न्यूटन। और ये 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की परास होती है तरंग दैर्ध्य की। और ये कब उत्पन्न होती हैं? जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्चतर ऊर्जा से निम्नतर ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। और इसका उपयोग किस में करते हैं? देखने में। जनरली ये दृश्य प्रकाश परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद अगला किरण है अवरक्त किरणें। और इसके खोज करता है हर्शेल। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य की परास होती है 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। अच्छा, यदि कोई पूछे कि अवरक्त किरणें किसे कहते हैं, तो आपको केवल ये बताना है इसकी तरंग दैर्ध्य 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अवरक्त किरणें कहते हैं। ऐसा कोई भी किरण की परिभाषा पूछेगा तो आप उसके तरंग दैर्ध्य से बताइएगा। फिर ये कैसे उत्पन्न होती हैं? परमाणुओं एवं अणुओं के कंपन से। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? रोगियों की सिकाई में करते हैं, अंधेरे में फोटोग्राफी में करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में होता है, रिमोट के स्विचों में होता है, उपग्रहों के संसूचन उनमें पता लगाने में होता है, ये काय चिकित्सा में होता है, मतलब रोगियों की सिकाई से ही संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर जो अगली तरंग है वो है सूक्ष्म तरंग। तो सूक्ष्म तरंगों की खोज किसने की? हर्ट्ज ने। इसका जो मान है 0.1 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर तक होता है। ये कहाँ से उत्पन्न होती है? क्लेस्ट्रॉन या मैग्नेट्रॉन वाल्व से उत्पन्न होती है। इसका उपयोग जो है विमान संचालन में, रेडार प्रणाली में, तेज गेंदों जैसे टेनिस में सर्व की गति जानने में, गनों की कार्यप्रणाली में, माइक्रोवेव ओवन में। तो ये इतने सारे इसको उपयोग होते हैं। मेन आपको यहाँ समझना है विमान संचालन और ये रेडार प्रणाली। इसके बाद अगली किरण है रेडियो तरंगें। इसको खोजने वाले कौन है? मार्कोनी है। और इनकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, 0.1 मिलीमीटर से ज़्यादा की तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को रेडियो तरंगें कहते हैं। ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? एरियल में इलेक्ट्रॉनों का द्रुत त्वरण होता है या त्वरित गति होती है, मंदन होता है, तो ये रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? सेलुलर फ़ोन, जो हम आजकल फ़ोन यूज करते हैं उसमें, रेडियो में भी होता है और ये टीवी के संचार में, दूरदर्शन संचार में भी होता है। इस तरह से आपको ये टेबल तैयार करना है, तो जैसे भी प्रश्न पूछेगा वैसे प्रश्न भी आपसे बन जाएंगे। कभी कभी परीक्षा में लिख देता है कि सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें, गामा किरणों के गुण और उपयोग लिखिए या इनके खोजकर्ता लिख दीजिए। तो इस तरह से प्रश्न आता है, तो इसी टेबल से आप पूरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो इसी तरह के हर चैप्टर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एल के फिजिक्स नाम से, और एल के फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें सारे नोट्स और क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ है। उसमें वीडियो भी हैं टॉपिक वाइज, उससे आप बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं।